कैसे हो आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मज़े की पढ़ाई में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन्स का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने फैट सॉल्युबल के बारे में भी बता दिया है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो प्लीज़ जाके चेक कर लो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे से एक बार बस कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि मेरे को इस चीज़ का नोट्स चाहिए, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आपको कहीं से भी मैं प्रोवाइड करवा कर दे दूँगी। जो मैं बना रही हूँ, जो मेरे हैं सेल्फ हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लो भाई, हमारे पास में आ गए हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो इनको भी हम चुटकियों में ख़त्म कर देंगे एकदम मज़े मज़े में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो भी वाटर सॉल्युबल हमारे विटामिन्स होते हैं ना, उसमें सिर्फ विटामिन सी और विटामिन पी, ये दोनों एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें वो विटामिन वर्क करते हैं एज अ को एंजाइम, है ना, तो या को फैक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो विटामिन जो होते हैं, विटामिन सी और विटामिन पी, ये नहीं वर्क करते हैं एज अ को फैक्टर, यानी वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेते हैं। बाकी बचे हुए जितने भी हो गए, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, तो ये सभी होते हैं, ये सभी एंजाइमेटिक रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये इतने सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सल्फ़र प्रेजेंट होता है। ठीक है, सल्फ़र प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई हम इनको ऐसा बोलते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो डीएनए होता है ना, उसके अंदर आपने सल्फ़र पढ़ा होगा, याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सल्फ़र प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग है ना इसको और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो एंटी न्यूरोटिक हम कहते हैं हमारे विटामिन B1 को बोलते हैं। ठीक है, जिसका नाम है थायमाइन। ठीक है, थायमाइन, इट इज़ अ एंटी न्यूरेटिक, और इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है और क्योंकि ये डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, इनके सोर्स के बारे में बात करें, ठीक है, सोर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये हमें मिलते हैं अनपॉलिश्ड राइस के अंदर मिलता है, और जितने भी हमारे फूड होते हैं ना, ठीक है, यानी कि होल व्हीट, ठीक है, उससे मिलता है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हमारे एनिमल टिश्यूज़ रहते हैं और ईस्ट होते हैं, ये प्राइमरीली प्रेजेंट रहते हैं इनके पास में इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम, दैट इज TTP, यानी कि थायमाइन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, थायमाइन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इट इज़ अ एक्टिव कोएंजाइम। क्या है ये? एक्टिव कोएंजाइम। ठीक है, जो कि फॉर्म करता है विटामिन B1 को। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमारे किस किस चीज़ों में काम करता है, और ये वर्क करता है हमारे कन्वर्जन में बाय पायरूवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A और अल्फा कीटोग्लूटरेट इनटू सक्सेनाइल कोएंजाइम A। ठीक है, इन दोनों में इसका काम होता है। और बेसिकली ये दोनों चीज़ें क्या हैं मालूम है? याद नहीं होगा आप लोग को, याद हो तो बता दूं मैं, ये क्रेब्स साइकिल में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, उससे रिलेशन रखता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एंटी न्यूरेटिक भी बोला जाता है। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है ना, डेफिशिएंसी, लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह हो जाता है, और हमारी डिसीज़ होती है, उसका नाम होता है बेरी बेरी डिसीज़। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है बेरी बेरी बी फॉर बी। ठीक है, तो विटामिन बी का भी। अब इतना आसान था ये, है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है यहाँ पे, एक बात बताऊँ आप लोग को, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उसमें जो प्रिजनर्स ऑफ वार थे, है ना, उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा ये पैरालिसिस वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी। पता है क्यों हो गई थी? क्योंकि ना उन सभी में विटामिन B1 की कमी हो गई थी, दैट्स वाई ऐसा हुआ था।
क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, सी में घूम रहे थे, ठीक है। और सी में घूमने की वजह से हो रहा था कि वो लोग है ना रॉ फिश मसल्स को खा लिए थे, तो उसके अंदर है ना जो बेसिकली जो एंजाइम होता है, ठीक है, वो हमारे थायामाइन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। दैट्स वाई हमारा जो ये टीटीपी नहीं मेंटेन हो पा रहा था, ठीक है। दैट्स वाई उनको पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं कि विटामिन B1 जो होता है वो किसी नशेड़ी शराबी पीता है तो उसको क्या होने वाला है उससे, ठीक है। अगर कोई नशेड़ी इसको करता है तो उसको 2 टाइप की डिसीजेस का सामना करना पड़ेगा। यानी कि उसकी जो फर्स्ट डिसीज़ होगी वो होगी वर्निकल डिसीज़, ठीक है। वर्निकल्स डिसीज, जिसको हम कह सकते हैं मेंटल डिस्टर्बेंस, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है उनकी आई मूवमेंट में, ठीक है। और उनकी जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन जो चलता है, इसकी जो पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है, ये भी लॉस हो जाती है। और दूसरी जो डिसीज़ होती है वो होती है कॉर्सैकॉफ, ठीक है। कॉर्सैकॉफ मतलब कि कॉर्सैकॉफ, ठीक है। एक बार फिर लिख देती हूँ, कॉर्सा ऑफ, ठीक है, कॉर्सा ऑफ। तो ये वाली जो डिसीज़ होती है ना, कॉर्सा ऑफ सिंड्रोम हो जाती है, ठीक है। हमने इस चीज़ के बारे में तो पढ़ लिया है अच्छी तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद में है ना एक और बात बता दूँ, ऐसे लोगों के लिए ना जो ड्रिंक करते हैं ना, उनके लिए ना विटामिन B1 लेना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ लीजिए आप। चलो गाइस, नेक्स्ट है विटामिन B2, जिसको हम दूसरा नाम है इसका राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन हमें कहाँ से नाम रखा है मालूम है? लैक्टोफेल्विन से, क्योंकि है ना ये हमें मिल्क से प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और अगर ये प्रोवाइड होने लगे हमें एग से, तो हम इसको पता है क्या बोलेंगे? ओवोफेल्विन, ठीक है। और यही चीज़ अगर हमें लीवर से मिलने लगे तो उसे बोलेंगे हेप्टोफेल्विन, ठीक है, लीवर से। और अगर यही चीज़ हमें ग्रास से मिलने लगे तो हम इसे बोलेंगे वर्डोफेल्विन, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज़ देखते हैं कि ये हमारी 2 तरह की चीज़ें होती हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो। ये सभी कुछ ना 11 से आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। यानी कि FMN, ठीक है। FMN ये जो दो टाइप के जो कोएंजाइम्स होते हैं इन्हें फॉर्म करता है, ठीक है। ये 2 टाइप के एंजाइम्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। एक तो हमारा FMN होता है, दूसरा हमारा होता है FAD। इनका फुल फॉर्म है फेल्विन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और इसका नाम है फेल्विन एडेनाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये 2 टाइप के कोएंजाइम्स होते हैं जिनके फॉर्म में होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब इसके बाद में जो विटामिन होता है ना, इसके कंपोनेंट कह सकते हैं कि ये दोनों होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ऑल्सो यूज़ होता है इसका हाइड्रोजन ट्रांसफ़र रिएक्शन में, ठीक है। एक तरीके की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। मैं बहुत बार जिक्र कर रही हूँ, आप प्लीज़ क्लास 11th का ये टॉपिक देख कर आइए, ठीक है। अगर आपको नहीं बन रहा है, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है इस चैप्टर के बेसिस पे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद में कीलोसिस एक तरीके की डिसीज़ हो जाती है जो कि इसकी वजह से हो जाती है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसका नाम है कीलोसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है कहाँ पे? हमारे एंगल्स में माउथ के, ठीक है। इसमें इतना ही था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विटामिन B3। इसको हम नायॉसिन के नाम से भी जानते हैं, या आप कह लो निकोटिनिक एसिड। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है निकोटिनिक एसिड। जो निकोटीन के बारे में आपने पढ़ा था ना, तो हमारी बॉडी चाहती है कि वो निकोटिन एसिड बनाए, ठीक है। निकोटिन एसिड बनाना चाहती है हमारी बॉडी, तो जो निकोटीन होता है वो एज अ रॉ मटेरियल काम करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द निकोटीन, ठीक है।
तो गाइज ये बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स होता है, यहाँ पे हमें पहले ही से मिल जाता है, ये प्रोवाइड कर देता है। तो जो ये निकोटिन एसिड रहता है वो हमारे ट्राइप्टोफेन, एक हमारा कोएंजाइम कह लो, है ना, नहीं, ट्राइप्टोफेन इज अ एमिनो एसिड, ठीक है, ये अमीनो एसिड से ही ये बनता है, ठीक है। और इस एंजाइम, ये जो अमीनो एसिड रहता है इसके लिए एक कोएंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है पायराइडोक्सिल फॉस्फेट, ठीक है, देयर इज अ कोएंजाइम, ठीक है, यानी इसको, इसकी ज़रूरत है अमीनो एसिड की, फिर अमीनो एसिड को कोएंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ये ऑल्सो सिंथेसिस कहाँ पर होता है इन लोग का, हमारे कोलोन के अंदर भी होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ों के फॉर्म में होते हैं, दो कोएंजाइम्स के फॉर्म में होते हैं, एक होता है NAD, ठीक है, और एक होता है NADP, ठीक है। दोनों का नाम मैं बता देती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पहले ही से बता रही हूँ मैं, कि आप लोगों को लगेगा कि बताया नहीं है, तो बता दे रही हूँ मैं। एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और दूसरे का नाम है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड द P इज फॉस्फेट। ओके, क्लियर है, एकदम मक्खन क्लियर है। हाँ, और इसकी डिसीज़ के बारे में बता दूँ, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से DS नेम कैरेक्टराइज किया गया है कि 3DS के नेम से जो डिसीज़ेज होती हैं, यानी कि 3Ds है ना हमारे पास में, ठीक है। तो क्या है, डर्मिएटिस, ठीक है, यानी कि जो हमारी स्किन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, डायरिया तो आप जानते हो, वाटरी स्टूल हो जाता है। फिर डिमेंटिया, यानी कि हमारा जो मेंटल जो है ना वो डिट्रियोशन हो जाता है, मेंटल डिस्टर्बेंस आ जाता है, या कह लो मैडनेस वाली प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। फिर जो दूसरी डिसीज़ होती है ना वो होती है डिसीज़ ऑफ डॉग, जिसको हम ब्लैक टंग से भी जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हार्ट नर्व जो होती है वो डिसीज़ भी हो जाती है ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ ट्राइप्टोफेन, और ये हो जाता है ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ निकोटिनिक एसिड, ठीक है। और जब ये वाली बीमारियां हमें लग जाती हैं, ठीक है, यानी कि ये वाली बीमारी जब हमें लग जाती है तो हमारे जो यूरिन होता है ना उसमें लार्ज अमाउंट में ये रिलीज़ होने लग जाता है, क्या, ट्राइप्टोफेन, ठीक है। गाइस, जो दूसरा वाला हमारा है वो है विटामिन B5, जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है फ्रॉम एवरीवेयर, ये ग्रीक वर्ड है एक। फ्रॉम एवरीवेयर का मतलब ये हमारे फूड में मिल ही जाता है, हमें हर जगह मिल जाता है ये, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे ना तो ये होती नहीं है, ठीक है, बहुत कम होती है, ठीक है। इसका मेन रोल हमारा जो क्रैब साइकिल में होता है पायरुवेट को एंजाइम A में कन्वर्ट करना। फिर हम बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में, ये 3 फॉर्म्स में होता है, ठीक है, जो होते हैं पायरोक्साइन, पायरिडोजल और पायरोक्सियामाइन, ठीक है। तो इसमें जो पायरोक्साइन होता है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है हमारे, वही जो हमने अभी साइकिल के बारे में पढ़ा, क्रैब साइकिल, कोएंजाइम A, जिसमें हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑफ कोएंजाइम A वो होता है हमारा पायरोक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। अगर हम इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात कर लें तो ये ना हमें मोस्टली पता है कब दिया जाता है, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो नौशिया और जो वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। दूसरा, जब किसी को मेंटल डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने का काम भी यही करते हैं, ठीक है। जो हमारे एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं आइसोनिजाइड जो रहते हैं, ये हमारे B6 विटामिन को कम कर देते हैं बॉडी में से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम करता है। इस बायोटिन है जिसको हम कह सकते हैं विटामिन H और विटामिन B7। रॉ एग्स के अंदर एक प्रोटीन होता है एविडेन प्रोटीन, जो कि प्रिवेंट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ बायोटिन। फंक्शंस की बात करूँ तो सर्व फॉर द कोएंजाइम A
के लिए सर्व होता है। रोल बहुत बड़ा प्ले करता है ये कार्बोक्सिलेशन यानी कि एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्विंग द फैटी एसिड्स एंड वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ये ऑल्सो रोल प्ले करता है, बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करता है इन डीएमिनाइजेशन ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स, और ये प्रमोट करता है सिंथेसिस ऑफ ओलिक एसिड, जो कि हमें वो बैक्टीरियाज प्रोवाइड करवाते हैं या सिंथेसिस करते हैं जो कि लैक्टिक एसिड को बनाते, लैक्टिक एसिड में प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद में आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को हम BC भी बोलते हैं, विटामिन BC, विटामिन B10 और टायरोग्लूटामिक एसिड्स PGA और फोलिसिन से भी जानते हैं, और इसे विटामिन M भी बोलते हैं। ये DNA सिंथेसिस का फंक्शन करता है और ये इंक्रीज करता है सेल मल्टीप्लिकेशन को बोन मैरो के अंदर, जिसकी वजह से RBC का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर ल्यूसी विल्स जो होते हैं उन्होंने इस चीज़ का डिस्कवरी किया था 1934 के अंदर। ओके, फिर ये RBC का फॉर्मेशन करता है, तो अगर फॉलिक एसिड का डिक्रीज़ हो जाएगा तो RBC का फॉर्मेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम आएगी, जो डिसीज़ बनेगी, वो होगी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एनलार्ज्ड RBC। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है USA के अंदर। Here the next one is vitamin B12। विटामिन B12 जो होता है वो हम ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं या फिर कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर बोल सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो रहती हैं इनको बोल सकते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करती हैं। इसकी डिस्कवरी जो की थी स्ट्रक्चर ऑफ B12 वो की थी डोरोथी काउफोर्ड डॉकिन ने। विटामिन B12 के अंदर डार्क रेड कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं कोबाल्ट, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और विटामिन B12 जो होता है वो स्पाइरुलिना के अंदर ही प्रेजेंट होता है, किसी भी प्लांट के अंदर नहीं होता है। ये डिस्टर्ब हो जाता है सिंथेसिस ऑफ DNA और सिंथेसिस ऑफ RBC, है ना। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इसमें जो हमारे पास में डिसीज़ हो गया उसका नाम होगा पर्निकुलस एनीमिया। और सिंथेसिस जो होता है इसका विटामिन B12 का वो मेनली होता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, देन आवर नेक्स्ट इज विटामिन B15। ठीक है, विटामिन B15 के अंदर होता है पेनगेमिक एसिड भी बोला जा सकता है। पेनगेमिक का मतलब होता है ऑल सीड्स। ओके, इसका क्या है मतलब, ये क्या करता है, इट यूटिलाइजेस द ऑक्सीजन बाय द सेल्स एंड प्रमोट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन द ऑर्गेनिजम्स। ओके, और यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन ट्रीटमेंट्स फॉर द कार्डियक एंड वेस्कुलर डिसीजेस। कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट विटामिन B17 जिसको हम बोलते हैं लेटियल्स। ठीक है, ये आज का सबसे बड़ा स्रोत है हमारा, वो है व्हीट ग्रास जूस, है ना। और इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसमें सेजेंट ग्लोरिगी ने 1928 में आइसोलेट किया था एक सब्सटेंस जिसका नाम है हेक्सुरोनिक एसिड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, जिसको हमने फर्दर लेटर आइडेंटिफाई करके इसका नाम ये रखा गया कि विटामिन C होता है, ये एस्कॉर्बिक एसिड है। ये नाम जो था ये रखा गया था वेज ऑकिंग ने 1932 में, और इसका एक्यूरेट डिसीज़ का डिस्क्रिप्शन था वो बहुत पहले ही हमें मालूम पड़ गया था 1757 बाय जेम्स लिंड। ठीक है, फिर उसके बाद में विटामिन P जो कि लास्ट है, हेस्पेरिडिन और सिट्रिन और रूटिन, इनमें से किसी के भी नाम से जाना जा सकता है। इसका जो स्रोत है वो है बकल व्हीट और टफ कवर्ड फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो। इसका फंक्शन होता है कि ये रेजिस्टेंस देता है टू दी वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। ये बहुत लंबा हो गया था पर सॉरी फॉर दैट। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, एंजॉय किया हो आपने मज़े में, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए। मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी, हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको बताऊंगी। ओके, तो होप मज़े आ गए होंगे आपको। राधे राधे, बाय।